देखिए आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में। एक सेकंड लाइट लगा देता हूं, बस लाइट बार बार बंद हो जाती है। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, इसे आप वोल्टा नियम या विभव नियम भी कह सकते हो। वोल्टा विभव सब एक ही चीज है ना, कंफ्यूज मत हो। विभव वोल्टा पोटेंशियल सब एक ही चीज है। ठीक है, इसे आप विभव नियम भी कह सकते हो। KVL, वो था KCL, ये है KVL। KVL की फुल फॉर्म क्या होती है? किरचॉफ वोल्टा लॉ। किरचॉफ वोल्टा लॉ। ठीक है, अब देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है। इस नियम के अनुसार प्रतिरोधों एवं सेलों युक्त किसी बंद परिपथ में विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार आवाज नहीं आ रही? क्या नहीं आ रहा? लिखा हुआ क्लियर नहीं आ रहा, यूं? अब तो और नीचे दूं मैं? अच्छा, अब आया ना? ठीक है, देखो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि प्रतिरोधों एवं सेलों युक्त बंद परिपथ में विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास में कोई परिपथ है और उस परिपथ के अंदर प्रतिरोध और सेल उपस्थित है, सेलों और प्रतिरोधों से युक्त कोई परिपथ है, ठीक है, जैसे मान लिया कोई परिपथ है, ये प्रतिरोध लगा दिया, इधर सेल लगा दिया, इस तरह का कोई प्रतिरोध परिपथ है, यहाँ पर एक और सेल लगा दिया और इधर एक प्रतिरोध लगा दिया और इधर फिर से प्रतिरोध और एक सेल लगा दिया। वैसे ये परिपथ गलत है क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ होना चाहिए और पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये नेगेटिव होगा, ठीक है, तो इस तरह का परिपथ होगा। तो यहाँ पर देखिए इस परिपथ के अंदर देखिए बहुत से आपने सेल लगा रखे हैं और बहुत सारे प्रतिरोध भी इसके अंदर उपस्थित है। तो इस प्रकार के परिपथ के अंदर प्रतिरोध और सेल युक्त कोई परिपथ है, बंद परिपथ होना चाहिए, ठीक है, खुला परिपथ नहीं होना चाहिए। बंद परिपथ में विभवों का जो ये विभव है, देखिए विभव भी किसके लिए होगा? देखिए सेल के लिए भी अपना विभव होगा और प्रतिरोध के लिए भी अपना विभव होता है। प्रतिरोध का विभव हम किससे निकालते थे? V बराबर IR से निकालते थे। V बराबर IR एक सूत्र लगाते थे जिससे हम प्रतिरोधों का विभव निकालते थे और वो विभव किसके बराबर था? प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित धारा और प्रतिरोध के मान के बराबर था, कि गुणनफल के बराबर था, ठीक है। तो प्रतिरोधों का भी अपना विभव होगा और ये जो सेल है इन सेलों का भी अपना विभव होगा। तो इन विभवों का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी परिपथ के अंदर सेल और प्रतिरोधों से युक्त कोई परिपथ है, बंद परिपथ है, उस बंद परिपथ के अंदर विभवों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब समीशन V इज इक्वल टू 0। पहले नियम के अंदर हमने समीशन I इज इक्वल टू 0 किया था, यहां पर क्या है? समीशन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में क्या आ गया, अगले पेज में कर लेता हूं। समीशन V बराबर आ गया 0 के। ये जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
हम जानते हैं कि जिस प्रकार से ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, ठीक है। और ऊर्जा और कार्य क्या होता है, दोनों एक ही चीज है, ऊर्जा और कार्य एक ही चीज है, और कार्य और विभव एक ही चीज है। आप विभव में क्या करते हो, अनंत से किसी बिंदु को विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में कार्य करते हो, वो कार्य तो आपका विभव कहलाता है, किया गया कार्य, ठीक है, वर्क डन आपका विभव कहलाता है, ठीक है। और कार्य आपके किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है, अर्थात आप ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ना तो आप विभवों को उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो। जितना परिपथ के अंदर विभव है, कुल विभव का मान क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। ना तो आपने विभव को उत्पन्न किया ना नष्ट हुआ, ठीक है, ना तो यहाँ माइनस में माना है ना प्लस में माना है, कुल मान के आ गया, शून्य आ गया, ठीक है। तो ये जो सिद्धांत है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखिए समीकरण एक की कुछ चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। हमने पहले कॉन्सेप्ट में जो पहला किरचॉफ का नियम था उसके अंदर भी हमने सूत्र से चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया था, जिसमें क्या करते थे हम, संधि बिंदु के अंदर प्रवेश करने वाली धारा को धनात्मक और संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली धारा को आप ऋणात्मक से लिखते थे। यहां पर भी कुछ चिन्ह परिपाटी का आपको उपयोग करना होगा। समीकरण एक के लिए चिन्ह परिपाटी, समीकरण एक के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होगी, देखिए अगर आप पहले नियम की बात करते हो तो वहां पे सिर्फ आप धारा की बात करते थे, विद्युत धारा की बात करते थे, और किसी की बात नहीं करते, ना तो विभवांतर की बात करते थे, विभवों की बात नहीं कर रहे थे, और ना ही आप प्रतिरोध की बात कर रहे थे। लेकिन अगर आप द्वितीय नियम की बात करते हो तो यहाँ पर आप प्रतिरोधों की भी बात करते हो, सॉरी, यहाँ पर आप विद्युत धारा की भी बात करोगे, प्रतिरोधों की भी बात करोगे और विभवों की भी बात करोगे, तीनों की बात की जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो परिपथ बन रहा है वो प्रतिरोध और विभव से मिलकर बन रहा है ना, इस प्रकार से प्रतिरोध और सेलो से मिलकर बन रहा है। तो सेलो के लिए भी चिन्ह परिपाटी अलग होगी यहाँ पर, और प्रतिरोध के लिए भी चिन्ह परिपाटी अलग होगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रतिरोध के लिए चिन्ह परिपाटी। देखिए जब आप है ना धारा की दिशा में गति करते हो, जब आप अपना केवीएल है, ये केवीएल लॉ है, ये अगर आप धारा की दिशा में लगाते हो, और अगर आप धारा की दिशा में ये लगा रहे हो और बीच में प्रतिरोध आएगा, तो आपको प्रतिरोध का जो विभव है उसको आपको ऋणात्मक लेना पड़ेगा, और जब आप धारा की विपरीत दिशा में लगाते हो तो आपको धनात्मक लेना होगा। ये जो कंसेप्ट है, ये मैंने जब आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाली कंडीशन पढ़ाई थी आपको, तो उस समय भी ये कंसेप्ट आपको पढ़ाया था कि अगर आप विद्युत धारा की दिशा में अगर केवीएल लगाते हैं और प्रतिरोध आएगा बीच में, तो आपको उसे ऋणात्मक लेना पड़ेगा, उसका जो विभव होगा उस विभव का मान आपको ऋणात्मक लेना होगा। और अगर धारा की विपरीत दिशा में लगाते हो तो आपको धनात्मक लेना होगा, ठीक है। तो क्या है, प्रतिरोधों के लिए विभव V बराबर आई आर से निकलता है, प्रतिरोधों के लिए विभव, प्रतिरोधों के लिए विभव धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, प्रतिरोधों के लिए विभव धारा की दिशा में जाने पर ऋणात्मक नेगेटिव होगा, तथा धारा की विपरीत दिशा में जाने पर पॉजिटिव होगा। इस चित्र से आप समझ सकते हो, जैसे आपके यहाँ पे परिपथ के अंदर प्रतिरोध लगा रखा है, ये परिपथ है, बंद परिपथ है, इस बंद परिपथ के अंदर आपने प्रतिरोध लगा रखा है, धारा की दिशा इस दिशा में है, धारा इस दिशा में गमन कर रही है। तो जब आप केवीएल, ये देखिए प्रतिरोध का मान मैंने मान लिया आर प्रतिरोध का है, ठीक है। तो जब आप केवीएल लगाओगे, अगर आप केवीएल धारा की दिशा में लगा रहे हो, मैं इस दिशा में धारा की दिशा में केवीएल लगा रहा हूँ, ठीक है, तो उस समय आपको क्या लेना पड़ेगा, ये प्रतिरोध के कारण जो विभव होगा, इस प्रतिरोध का विभव क्या होगा, V बराबर आई आर से निकलेगा। आई इस प्रतिरोध के अंदर से प्रवाहित होने वाली धारा गुणा आर इस प्रतिरोध का मान, तो V बराबर क्या होगा, आई आर के बराबर होगा। तो देखिए जब आप केवीएल प्रतिरोध धारा की दिशा में लगाते हो और प्रतिरोध आएगा बीच में, तो प्रतिरोध का विभव क्या होगा, ऋणात्मक लेना होगा, तो प्रतिरोध का विभव आपको ऋणात्मक लेना पड़ेगा। और अगर आप बीच में प्रतिरोध लगा रखा है, ठीक है, आर प्रतिरोध है और ये धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, और अगर आप केवीएल विपरीत दिशा में लगा रहे हो, ये केवीएल आपका विपरीत दिशा में लग रहा है, केवीएल आप
विपरीत दिशा में लगा रहे हो तो उस समय क्या होगा, उस समय V बराबर धनात्मक IR होगा। धारा की दिशा में केवीएल लगाने पर प्रतिरोधों का विभव ऋणात्मक और धारा की विपरीत दिशा में केवीएल लगाने पर प्रतिरोधों का विभव धनात्मक होगा। ये आगे आपके चिन्ह परिपाटी, इस सूत्र के लिए चिन्ह परिपाटी है। ठीक है, आपके बुक के अंदर 2 सूत्र दे रखे हैं। ठीक है, आपको दोनों सूत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सूत्र पढ़ लो कोई सा भी, और प्रत्येक सूत्र के लिए अलग चिन्ह परिपाटी है, आपको उसे फॉलो करना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस चीज को आप समझो। धारा की दिशा में केवीएल लगाओगे तो प्रतिरोधों के लिए विभव ऋणात्मक होगा। हाँ सर, हाँ बोलो बोलो क्या हुआ। हाँ समझा रहा हूँ ना मैं। देखो, धारा की दिशा में अगर आप प्रतिरोध विभव लगाओगे, सॉरी, धारा की दिशा में अगर आप केवीएल लगाओगे तो प्रतिरोधों के लिए जो विभव होगा उसका मान ऋणात्मक होगा, और धारा की विपरीत दिशा में लगाते हो तो उसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है। अब देखिए, पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम देखिए, परिपथ के अंदर हम प्रतिरोधों की बात करते हैं, प्रतिरोधों के साथ ही परिपथ के अंदर हम सेल की भी बात करते हैं। ठीक है, सेलों को भी आप जोड़ रहे हो तो सेलों के लिए भी चिन्ह परिपाटी का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो सेलों के लिए चिन्ह परिपाटी किस प्रकार से प्रयोग करते हो, जैसे ये सेल आ गया, बंद परिपथ के अंदर ये सेल आ गया, धनात्मक ऋणात्मक, धारा की चाहे दिशा में आप केवीएल लगाओ चाहे धारा की विपरीत दिशा में केवीएल लगाओ, सेलों के लिए जो आपका चिन्ह परिपाटी का जो सूत्र होगा वो सेम ही रहेगा। सेलों के लिए कंडीशन सेम रहेगी। ठीक है? जैसे मैंने केवीएल लगा लिया, धारा की दिशा में लगा रहा हूं मैं केवीएल, ठीक है, बीच में सेल आ गया, तो आपको क्या करना है, सेलों का पॉजिटिव नहीं, जो अंतिम टर्मिनल है, जो अंतिम ध्रुवता है, आप उन अंतिम ध्रुवता का जो चिन्ह है उसकी बात करोगे। ठीक है, यहां पर इसका मान कितना होगा, ई होगा, तो माइनस का ई आ जाएगा। अंतिम चिन्ह किसका है, इसका क्या है, माइनस है, तो इसके लिए विभव का मान क्या हो जाएगा, माइनस का ई आ जाएगा। चाहे आप धारा की दिशा चाहे विपरीत हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर धारा की दिशा आप विपरीत कर दो, उससे भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, इसका ई मान था। केवीएल आपने इस दिशा में लगा दिया, और केवीएल की विपरीत दिशा में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, फिर भी V बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का ई आएगा। जिस दिशा में आप केवीएल लगा रहे हो ना, उस दिशा के अंदर सेलों का जो सेल लगा हुआ है, सेल का जो दूसरा टर्मिनल होगा, उस दूसरे टर्मिनल का जो चिन्ह है वो चिन्ह आपके आगे आ जाएगा। ठीक है, दूसरे टर्मिनल के चिन्ह की बात करेंगे आप। यहाँ पर भी देखो, दूसरा टर्मिनल का चिन्ह माइनस आ गया, इधर भी देखो माइनस आ गया। तो इस प्रकार से सेलों के लिए ये कंसेप्ट होता है। ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन करेंगे अपन। पहले इसकी एक एग्जांपल के तौर पर इसे समझते हैं कि किस प्रकार से केवीएल लगता है, केवीएल लगाने का तरीका क्या होता है उसे समझते हैं। एक परिपथ बनाते हैं, इस प्रकार का परिपथ है कुछ। I3 धारा प्रवाहित हो रही है, इधर I2 धारा प्रवाहित हो रही है। ये डी बिंदु है, संधि बिंदु बता रहा हूँ, डी बिंदु, ई बिंदु है, ये एफ है, और यहाँ पर सी, ए और बी तरह से। इसका E1 मान इस बैटरी का, इसका R1, इसका E2 मान, इसका R2 मान। इस प्रकार का कुछ परिपथ है, यहाँ पर ये R3 मान है, इस प्रकार का परिपथ है। साफ दिखाई दे रहा है ना ये परिपथ तो। ठीक है, अब देखिए, इस प्रकार के परिपथ के लिए केवीएल आप किस प्रकार से लगाएंगे, केवीएल ये अलग है, ये परिपथ ये है। इस प्रकार के परिपथ के लिए आप केवीएल किस प्रकार से लगाएंगे, देखो केवीएल लगाने का तरीका समझ सकते, कुछ स्टेप्स में पढ़ेंगे। पहले अपना है ना, ये माइक ऑफ कर दो, जिसका भी माइक ऑन है माइक ऑफ कर दो, प्रेमाराम माइक ऑफ करो। ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको लूप का चयन करना पड़ेगा। सर्वप्रथम
लूप का चयन। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लूप का चयन करना पड़ेगा। स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड के अंदर क्या है, केवीएल जो लगाया है, तो केवीएल में आप क्या घुमाते हो उस केवीएल को, है ना, तो घूर्णन की दिशा को आपको बताना पड़ेगा। घूर्णन की दिशा, कि घूर्णन की दिशा किस तरफ है, अर्थात केवीएल किस दिशा में आप लगा रहे हो, वो आपको बताना पड़ेगा। सेकंड स्टेप का ये है। और तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरा स्टेप में क्या करना है, आपको सूत्र लगाना है समीशन वी बराबर जीरो, सिग्मा वी बराबर जीरो। ठीक है, समीशन वी, तो हाँ बराबर जीरो, और आपको चिन्ह परिपाटी लगानी है। ठीक है, इन तीन स्टेप्स में आपको केवीएल को सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टेप में क्या है, आपको लूप का चयन करना पड़ेगा, कौन से लूप के लिए आप केवीएल लगा रहे हो। दूसरे नियम में क्या है, घूर्णन की दिशा, की घूर्णन की दिशा किस तरफ होगी, आपकी केवीएल लगाने की घूर्णन की दिशा किस तरफ होगी। और तीसरे नियम में आपको ये सूत्र लगाना है और चिन्ह परिपाटी लगा के केवीएल को सॉल्व करना है। इस चित्र की बात करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं इस लूप की बात कर रहा हूँ, ये जो पूरा लूप है ए बी सी डी, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, लूप ए बी सी डी, और डी के बाद में वापस ए आएगा, ए के लिए। ध्यान से देखो, ए से बी की तरफ गए, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, डी से वापस ए की तरफ, इस पूरे को अपन एक लूप कह सकते हैं। और ये पूरा एक लूप होगा, दो अलग अलग लूप है। सबसे पहले प्रत्येक लूप के लिए अलग अलग केवीएल, अलग अलग निकलेगा केवीएल का मान। तो देखिए पहले लूप की बात करते हैं, ए से बी, बी से सी से डी और डी से वापस ए, इस लूप की बात कर रहे हैं। इस लूप में मैंने धारा की दिशा मान ली, इस दिशा में ले लेता हूँ धारा की दिशा, धारा की दिशा मैंने ये ले ली। ठीक है, इस दिशा में मैं केवीएल लगा रहा हूँ, तो घूर्णन की दिशा क्या होगी, इस तरफ, आपको इस तरह से आपको घूमना है। ठीक है, इस दिशा में, यहां से ये इसका उठा देते हैं, ए डी सी बी ए डी सी बी ए, ये आपकी घूर्णन की दिशा बन ली है। ठीक है, तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले यहां से चलना स्टार्ट करेंगे हम, चाहे धारा की विपरीत दिशा में हो, चाहे धारा की दिशा में हो, सूत्र क्या होता है हमारा, समीशन वी बराबर जीरो। अब देखिए यहां से आपने चलना स्टार्ट किया केवीएल की दिशा में, सबसे पहले आपके पास में बैटरी आई, तो देखिए बैटरी को क्या करना पड़ेगा, धारा की दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, बैटरी का जो दूसरा टर्मिनल आ रहा है, यहाँ पर पहला तो पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा नेगेटिव आ रहा है, दूसरा जो टर्मिनल है, तो उसका जो वोल्टेज, दूसरे टर्मिनल का जो चिन्ह होगा, उस चिन्ह को आपको लेना होगा। तो यहाँ पर दूसरे टर्मिनल का चिन्ह लेंगे तो माइनस का E2 लिख लेंगे। इसके बाद में आगे गए, आगे आया है हमारे पास में प्रतिरोध। प्रतिरोध देखिए धारा की दिशा में है या धारा की विपरीत दिशा में केवीएल लग रहा है, केवीएल धारा की विपरीत दिशा में लग रहा है। यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा में अगर आप प्रतिरोध के लिए विभव का मान लेते हो तो वो धनात्मक होता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो यहाँ पर इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। और इसके लिए विभव का मान क्या होगा, इसके अंदर से धारा प्रवाहित हो रही है I2 और R2 इसका प्रतिरोध, तो इसके लिए विभव क्या हो जाएगा, I2 R2, V बराबर IR वाले सूत्र से I2 R2 आ जाएगा। इसके बाद में अपन आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आप जो केवीएल लगा रहे हो ये धारा की दिशा में लग रहा है, धारा की विपरीत दिशा में नहीं है, ये धारा की दिशा में केवीएल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर धारा की दिशा में आपको लगाना होगा, तो कैसे लगाओगे, धारा की दिशा में लगाओगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। धारा की विपरीत दिशा में धनात्मक, तो धारा की दिशा में ऋणात्मक, प्रतिरोधों के लिए प्रतिरोध आया। अब इस प्रतिरोध के लिए विभव का मान क्या होगा, V बराबर आई आर होता है, I गुणा R। I कौन सी है, इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, I1 धारा प्रवाहित हो रही है, और R1 इसका प्रतिरोध है, तो माइनस का आएगा I1 R1। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में सेल आ रहा है, सेल का देखिए आपको पहला टर्मिनल नहीं दूसरे टर्मिनल की बात करनी है, पहला माइनस है, दूसरा क्या है, प्लस है, तो प्लस की बात करेंगे। तो प्लस का सेल का मान क्या है, E1 है, तो E1 और बराबर में जीरो। इस प्रकार से आपको केवीएल लगाना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ये जो प्रतिरोध वाला है इसको एक साइड में ले जाते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो क्या होगा, I2 R2 माइनस I1 R1 बराबर क्या आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, उधर जाके क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, तो प्लस E2 हो जाएगा। इधर ये प्लस का E1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का E1 हो जाएगा, तो माइनस का E1 हो जाएगा, इस प्रकार से आएगा। तो ये हमारा पहला समीकरण आ गया, ये पहले लूप के लिए
केवीएल के द्वितीय नियम से ये समीकरण हमें प्राप्त होगा। अब सेकंड लूप की बात करते हैं। सेकंड लूप लेंगे। देखिए सेकंड लूप क्या है यहाँ पे। सेकंड लूप कुछ इस प्रकार से हमारे पास में, यहाँ पर क्या करते हैं हम, डी ई एफ सी वापस डी, इसकी दिशा भी यही लेते हैं हम, केवीएल की दिशा इस तरह से लेंगे, केवीएल डी से ई की तरफ, ई से एफ की तरफ, एफ से सी और सी से वापस डी। लूप के लिए क्या होगा, डी ई एफ सी डी, ठीक है, इस तरह से आएगा डी ई एफ सी डी के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से या फिर वोल्ट का नियम से, विभव नियम से, क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, देखो सबसे पहले इधर से चलना आपने स्टार्ट किया, डी से ई की तरफ आए, डी से ई की तरफ ना तो आपके बैटरी है और ना ही प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, दोनों में से कोई चीज नहीं है, तो यहाँ पर आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपके क्या आ रहा है, प्रतिरोध आ रहा है, तो प्रतिरोध देखिए, धारा, धारा कौन सी, I3 धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर I3 धारा प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोध आ गया आपके R3, ठीक है, धारा की दिशा में जा रहे हैं, केवीएल धारा की दिशा में लग रहा है तो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, तो हमारे पास में क्या आएगा, सबसे पहले समीकरण बी बराबर 0 है, नेगेटिव आ जाएगा, सबसे पहले ऋणात्मक आएगा, I3 R3। फिर आपस देखो यहाँ से आगे की, ये तो हो गया, इससे फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर आपस प्रतिरोध आ रहा है, प्रतिरोध देखिए यहाँ पर धारा की दिशा में है या विपरीत दिशा में है, ये प्रतिरोध क्या है, धारा की दिशा में ही है, और केवीएल भी देखिए धारा की दिशा में ही लग रहा है, केवीएल धारा की दिशा में ही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे इस प्रतिरोध के लिए, विभव का मान क्या आएगा, धारा कौन सी, I2 प्रवाहित हो रही है, और इस प्रतिरोध का मान क्या है, R2, तो इसके लिए विभव क्या हो जाएगा, I2 R2, और नेगेटिव I2 R2 होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, नेगेटिव I2 R2। अब इसके बाद में इस प्रतिरोध के बाद में अपन आगे बढ़े बैटरी की तरफ, बैटरी की तरफ बढ़ते हैं तो बैटरी में हमेशा आपको पता है कि पहला नहीं दूसरा टर्मिनल लेना है, अंतिम टर्मिनल की बात करेंगे, अंतिम टर्मिनल यहाँ पर क्या है, धनात्मक है, तो धनात्मक की बात करेंगे, चाहे करंट की दिशा किस तरफ भी हो, केवीएल की दिशा में हो या केवीएल की विपरीत दिशा में हो, हमेशा आपको दूसरे टर्मिनल की बात करनी है, पहले टर्मिनल की बात नहीं करनी है। तो दूसरा टर्मिनल धनात्मक था तो धनात्मक ले लिया, प्लस का E2, ठीक है, प्लस का E2, ठीक है, इस प्रकार से, और ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे 0 के बराबर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो प्रतिरोध वाले हैं विभव, उनको एक साइड में लेना है, और जो सेल वाला विभव है उसको दूसरी तरफ लेना है। तो प्रतिरोध वाला विभव है, ये देखिए दोनों ऋणात्मक है, उधर ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, I2 R2 प्लस I3 R3 बराबर क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण आ गया। तो इस प्रकार से अब देखिए, यहां से आपके पास में दो समीकरण आए थे, पहला समीकरण पहले लूप के लिए और दूसरा समीकरण ये आया था दूसरे लूप के लिए। इन दोनों समीकरण की सहायता से आप आसानी से प्रतिरोध और धारा के मान निकाल सकते हैं, ठीक है, प्रतिरोध का मान निकाल सकते हो, और प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान निकाल सकते हैं आप, प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभव का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इस समीकरण की सहायता से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको केवीएल का उपयोग करना है। एक क्वेश्चन करते हैं हम। इस क्वेश्चन के अंदर पहले लूप की बात कर रहे हैं, देखिए ई से सी की तरफ, ई से सी से डी की तरफ, डी से एफ, एफ से ई, वापस ये पूरा आ गया, ठीक है, चक्कर लगाया हमने, ई से सी से डी से एफ और एफ से वापस ई। इसके लिए लगाते हैं, हाँ बोलो। जरूरी थोड़ी है धारा की दिशा में लो चाहे धारा की विपरीत दिशा में लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पर तो धारा की दिशा में जा रहा है, यहाँ पर केवल धारा की दिशा में जा रहा है क्या, नहीं, धारा की विपरीत दिशा में आ रहा है। चाहे धारा की दिशा के लिए, देखिए यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन बताई है ना, जो चिन्ह परिपाटी बताइए, धारा की दिशा के लिए भी बताइए, धारा की विपरीत दिशा के लिए भी बताइए, दोनों के लिए बताइए, ठीक है।
दोनों के लिए अलग अलग है। देखो सबसे पहले देखिए यहाँ पर केवीएल लगा रहे हैं। अब यहाँ से ई से सी की तरफ बढ़े हम, तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आया, प्रतिरोध आया। प्रतिरोध क्या है, 4 ओम का प्रतिरोध है। 4 ओम का प्रतिरोध है। अब देखिए ये धारा की दिशा में या विपरीत दिशा में, केवीएल तो इस दिशा में लग रहा है और धारा ऊपर की तरफ बह रही है। केवीएल नीचे की तरफ लग रहा है, धारा ऊपर की तरफ बह रही है, मतलब धारा की विपरीत दिशा में केवीएल लगा है यहाँ पर। तो धारा की विपरीत दिशा में लगेगा, तो मैंने आपको बताया धारा की विपरीत दिशा में लगने पर प्रतिरोध का जो विभव होगा उस विभव का मान धनात्मक लेना है। धारा की विपरीत दिशा में प्रतिरोध का विभव धनात्मक और धारा की दिशा में प्रतिरोध का विभव ऋणात्मक। धारा की विपरीत दिशा में तो प्रतिरोध का विभव क्या होगा, धनात्मक लेंगे, तो पॉजिटिव 4। और देखिए I2 इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है और 4 इस प्रतिरोध का मान, तो V बराबर IR से 4 गुना I2। इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए केवीएल लगाया आपने, सबसे पहले बैटरी आ गई, तो बैटरी में तो आपको कुछ भी नहीं करना, धारा की दिशा देखनी ही नहीं है आपको, ठीक है। तो बैटरी में बस आपको ये देखना है कि केवीएल जिस दिशा में लग रहा है, केवीएल मैं इस दिशा में लगा रहा हूँ, केवीएल जिस दिशा में लग रहा है, तो उस दिशा के अंदर बैटरी का जो सेकंड टर्मिनल कौन सा आ रहा है, तो सेकंड टर्मिनल हमारा यहाँ पर धनात्मक आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ से फिर पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो सेकंड टर्मिनल है, तो सेकंड टर्मिनल देखना है, तो प्लस आ जाएगा सेकंड टर्मिनल। अब देखिए बैटरी का मान कितना है, 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट की बैटरी, यही हमारा सूत्र क्या है, V बराबर समीशन V बराबर 0। इसके बाद में देखो, इसके बाद में R प्रतिरोध आ रहा है। प्रतिरोध का मान कितना है, 6 ओम का प्रतिरोध है। धारा की दिशा में लगा रहे हैं हम, धारा की दिशा में लगाएंगे तो प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध से जो विभव आएगा उसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। धारा की दिशा में ऋणात्मक, धारा की दिशा में ऋणात्मक। अब प्रतिरोध के लिए विभव का मान क्या आएगा, प्रतिरोध का मान 6 गुना धारा I1, V बराबर IR से। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास में क्या है, देखिए यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ गई हमारे पास में बैटरी, बैटरी आ गई। बैटरी को तो बस आपको क्या करना है, सेकंड टर्मिनल है, उस सेकंड टर्मिनल को लेना है। सेकंड टर्मिनल कौन सा है, धनात्मक है। बड़ी वाली डंडी धनात्मक की, छोटी वाली डंडी ऋणात्मक की, तो बड़ी वाली डंडी मतलब धनात्मक, तो धनात्मक है तो प्लस का 14 वोल्ट, ठीक है, और बराबर में 0 कर दिया। इस तरह से होगा। अब देखो, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, धारा वाले हैं उसको एक साइड में ले लेते हो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये जो धारा वाले हैं इन दोनों को उस तरफ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6I1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6I1 हो जाएगा, ये माइनस का इधर, तो प्लस का 6I1 और ये प्लस का 4I2 है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4I2 हो जाएगा, माइनस का 4I2 बराबर क्या आएगा, 10 वोल्ट प्लस 14 वोल्ट। 10 और 14 कितने हो जाएंगे, 24 वोल्ट, माइनस 4I2। यहाँ पर वोल्ट क्या है, वोल्ट मात्रक है। मात्रक को चाहे आप लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, मात्रक को लिखने की जरूरत नहीं है। बाद में जब क्वेश्चन लास्ट में सॉल्व होता है ना, सॉल्व लास्ट में जो आंसर आता है, आंसर में आप मात्रक लगा दिया करो। तो ये आ गई आपके समीकरण 1, पहले लूप के लिए आपकी समीकरण आ गई। अब दूसरे लूप की बात करते हैं। दूसरे लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं धारा की दिशा चेंज कर लेता हूँ, इस दिशा में लगा देता हूँ, केवीएल इस दिशा में लगा रहा हूँ। तो दूसरे लूप के लिए सॉल्व करेंगे यहाँ पे। दूसरा लूप देखिए, यहाँ पर मैंने दूसरा लूप में कहा चल रहा हूँ, सबसे पहले देखिए इस दिशा में लगा रहा हूँ केवीएल, तो सी से डी की तरफ, डी से बी की तरफ, बी से ए, फिर आपस सी, सी डी बी ए सी, सी डी बी ए सी, ठीक है। सूत्र हमारे पास में क्या है, समीशन V बराबर 0, समीशन V बराबर 0 लगा दिया। सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले देखो C से D की तरफ जा रहे हैं, C से D की तरफ जाएंगे, सबसे पहले क्या आ रही है हमारे पास है, बैटरी आ रही है। बैटरी के हमें क्या लेना है, सेकंड वाले टर्मिनल को लेना है। पहला प्लस है, दूसरा माइनस, सॉरी पहला माइनस है, दूसरा प्लस है, तो प्लस 10, तो क्या लेंगे, प्लस का 10 ले लेंगे। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास में क्या आ रही है, प्रतिरोध आ रहा है। प्रतिरोध देखिए, धारा है I1, धारा प्रवाहित हो रही है, धारा की दिशा में केवीएल लगा रहे हैं। यहाँ पर केवीएल है वो धारा की दिशा में लग रहा है, सी से डी की तरफ जा रहे हैं, धारा की दिशा में लगेगा तो प्रतिरोध का जो विभव होगा उसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर 6 गुना I1 कर देंगे, तो माइनस का 6 गुना I1। इसके बाद में देखिए डी से बी की तरफ जाते हैं, डी से बी की तरफ जाओगे आप, डी से बी की तरफ जाओगे तो यहाँ पर कोई ना तो बैटरी दे रखी है, ना विभव दे रखा, ना रेजिस्टेंस दे रखा है। फिर बी से ए की तरफ आते हैं तो आपको वापस एक रेजिस्टेंस दे रखा है।
धारा की दिशा में केवीएल लग रहा है, धारा की दिशा में केवीएल लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहां पर देखिए धारा के लिए, इस प्रतिरोध के लिए विभव का मान क्या होगा, 2 गुणा I3। प्रतिरोध के लिए विभव क्या होगा, लेकिन माइनस, धारा की दिशा में है तो माइनस का 2 गुणा I3। ठीक है, अब यहां से देखो ए से वापस सी की तरफ आएंगे, यहां तक तो पूरा हो गया, ए से वापस सी की तरफ, तो ए से सी के बीच में कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास में ये समीकरण बन जाएगा। समीकरण ये बन जाएगा 10 माइनस 6I1 माइनस 2I3 बराबर 0। तो आपको क्या करना है, I1 I3 है, ये I वाले सारे हैं, इसको एक तरफ भेज देते हैं और बाकी सबको दूसरी तरफ। 6I1 प्लस 2I3 बराबर 10, ये आ गया हमारे पास में समीकरण 2। इस प्रकार से हमारे दो समीकरण आ गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिए, समीकरण 2 तो ये था, और समीकरण 1 हमारे पास में ये आया था, I1 माइनस 4I2 बराबर 24। ठीक है, ये समीकरण पहला था। अब देखो, इस पहले वाले समीकरण को आप और आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर अगर मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, 3I1 आ जाएगा माइनस 2I2 बराबर क्या आएगा 24 के, 2 इधर भाग में दे दिया तो क्या आ जाएगा 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 24/2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो हमारे पास में समीकरण 1 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 कॉमन देके भाग में दे दिया। समीकरण 2 को भी देख सकते हैं हम, देखिए समीकरण 2 में भी क्या है, 6I1 है और 2I3 है बराबर 10 है, तो यहाँ पर भी आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 3I1 प्लस I3 बराबर 10। तो यहाँ से 2 भाग में दे दिया तो क्या आ जाएगा 3I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 5। ये आ गया हमारे समीकरण 2। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण हमारे इस प्रकार से आ जाएंगे। अब एक और चीज, यहाँ पर आप 1 और समीकरण 2 की अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि समीकरण 1 के अंदर देखिए धारा I1 और I2 आ रही है, ये पूरा समीकरण I1 और I2 धारा के रूप में आ रहा है, और समीकरण 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर धारा I1 और I3 के रूप में आ रहा है पूरा समीकरण। पहला समीकरण I1 और I2 के रूप में और दूसरा I1 और I3 के रूप में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये जो I3 है इसको आपको I2 में चेंज करना पड़ेगा। तो वापस इस फॉर्मूले की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने ये सी संधि बिंदु की बात करते हैं। ठीक है, सी संधि बिंदु के लिए देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर I1 धारा अंदर की तरफ आ रही है, I3 धारा अंदर की तरफ आ रही है, I1 बाहर की तरफ जा रही है और I2 बाहर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर हमारा समीकरण ये बन सकता है, समीशन I बराबर 0 करके पहले नियम से हम ये समीकरण निकाल सकते हैं कि देखिए संधि बिंदु के अंदर प्रवेश करने वाली धाराओं को क्या लेते हैं हमेशा, धनात्मक I3। ठीक है, और संधि बिंदु से निकलने वाली धारा को क्या लेते हैं, ऋणात्मक, तो माइनस का I1 और माइनस का I2 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो I3 बराबर क्या आ जाएगा, यहां से I1 और I2 को उस तरफ भेज देते हैं तो धनात्मक हो जाएगा, तो I1 प्लस I2। I3 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, I1 प्लस I2। तो हमारे पास में एक और समीकरण आ गया, संधि बिंदु C से समीशन I बराबर 0 कर दिया, समीशन I बराबर 0 करेंगे तो हमारे पास में एक और समीकरण आएगा, I3 बराबर I1 प्लस I2। ये आ गया हमारे पास में समीकरण 3। अब देखो, समीकरण 3 से I3 का मान समीकरण 2 के अंदर रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, 3I1 यूं का यूं प्लस का प्लस, I3 है, I3 की जगह लिखोगे I1 प्लस I2, I3 की जगह लिखेंगे I1 प्लस I2 बराबर 5। ये हमारा एक और समीकरण आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करोगे तो अब हमारे पास में 2 समीकरण आ गए हैं। पहला तो था हमारे पास में समीकरण 1 जो क्या था, 6I1 सॉरी ये आ गया, हाँ ये रहा, 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 12। पहला समीकरण हमारे पास में था 3I1 माइनस 2I2 बराबर 12, और दूसरा समीकरण अभी हमने निकाला है 3I1 प्लस I1 प्लस I2 बराबर 5।
3i1 प्लस पुस्तक में i1 प्लस i2 बराबर 5। ये हमारे पास में दो समीकरण आए। इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। i1 और i1 क्या हो जाएगा 4i1, तीन और एक क्या हो जाएगा 4, 4i1 प्लस का i2 बराबर 5। अब ये हमारे पास में दो समीकरण आ गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों से आप i1 और i2 के मान निकाल सकते हो। धारा i1 और i2 के मान इन दोनों समीकरणों की सहायता से आप निकाल सकते हो। और i1 और i2 का मान आएगा, उसको आप पुट करोगे तो i3 का मान भी आप निकाल सकते हो। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा ये समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व करते थे। एक्स और वाई की फॉर्म में अगर कोई समीकरण दे रखी होती है, दो समीकरण है, तो उसको आप सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालते थे। कैसे निकालते थे, जैसे ये समीकरण है तो इसमें क्या करते थे, इन दोनों समीकरणों की बात कर रहा हूं मैं। इस समीकरण में क्या करोगे आप, इस समीकरण का जो i1 है, i1 के गुणांक में जो 4 है, इस 4 को इस पूरी समीकरण से आप गुणा कर देते थे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका पूरा गुणा कर दूंगा 4 से, ताकि ये पहला वाला पद है ये इसके बराबर हो जाए। और इस पूरी समीकरण का आप गुणा करोगे इस समीकरण i1 के पहले पद से, गुणा 3 कर दोगे, जिसके कारण ये पहला पद पूरा गुणा में हो जाएगा। फिर चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात करता हूँ। इसका 4 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगी ये समीकरण, 4 गुणा 3 मतलब 12i1 माइनस का 4 गुणा 2 मतलब क्या हो जाएगा 8i2 बराबर 12 गुणा 4, 48। समीकरण 2 से 3 का गुणा 4 से करेंगे 12i1 प्लस 3 का गुणा i2 से करेंगे तो क्या आएगा 3i2 इज इक्वल टू 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। अगर प्लस है, यहाँ पर प्लस था, माइनस हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन लगेंगे, प्लस की जगह माइनस। सॉल्व करो, 12i1 माइनस का 12i1 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस का 8i2 है और इधर भी माइनस का 3i2, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 11i2 हो जाएगा, बराबर 48 और 15। 48 में से 15 गया, पीछे कितना रहेगा 33। और माइनस का या प्लस का रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है। तो आपको क्या करना है, i2 बराबर क्या हो गया, माइनस का 11 इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 33 बट्टा माइनस का 11। 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 दिया 33, 3 बार। तो आपके पास में i2 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। i2 बराबर हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 3। अब देखो i2 का मान अगर माइनस का 3 आ गया तो समीकरण 2 के अंदर i2 का मान रख दो तो i1 का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, 4i1 प्लस i2 बराबर 5 है। i2 का मान माइनस का 3 रख देंगे इधर, तो क्या आ जाएगा 4i1 प्लस कोष्टक में माइनस का 3 बराबर 5। सॉल्व करेंगे इसको, क्या कहती 4i1 प्लस का कोष्टक में माइनस का 3 बराबर 5। 4i1 यू कहीं माइनस प्लस माइनस का 3 बराबर 5। तो माइनस का 3 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 8, और ये 4i1 हो जाएगा। तो i1 बराबर क्या आ जाएगा 8 बट्टा 4 बराबर 2। i1 बराबर हमारे पास में 2 आ गया। अच्छा ये 2 किस में आया, i1 तो यहां तक तो हमारे आ गया था। i1 बराबर कितना आया था, i1 देखिए 2 आया था। ठीक है, 2 को एम्पियर के अंदर लिख लो, क्योंकि धारा को किसमें लिखा जाता है, एम्पियर के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पर हमारे i2 बराबर कितना आया था, माइनस का 3 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए i1 और i2 का मान आया है, यहां से आप i3 का मान भी निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास में एक इक्वेशन आई थी, 3i1 प्लस i3 बराबर 5। ठीक है, इक्वेशन थी 3i1 प्लस i3 बराबर 5 आई थी। तो यहाँ पर i1 और i3 का मान, i1 का मान रख दे तो i3 का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर i1 का मान हमारे पास में कितना आया था 2 एम्पियर। तो 3 कोष्टक में 2 प्लस i3 बराबर 5। i3 बराबर कितना आ जाएगा 5, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा 6 इधर प्लस का, उधर जाके x में हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 6, तो माइनस का 1 एम्पियर आ जाएगा। i3 बराबर माइनस का 1 एम्पियर। तो तीनों हमारे पास में धाराएं आ गई है। i1 बराबर 2 एम्पियर की, i3 बराबर माइनस का 1 एम्पियर, और
I2 बराबर हमारे पास में कितनी आई है, 3 एम्पियर की धारा आई है। तो तीनों धाराएं हमारे पास में आ गई है। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, अगर धारा का मान धनात्मक आता है तो जो धारा की दिशा आपको चित्र में दे रखी है वो ही दिशा है, और अगर धारा का मान आप सॉल्व करते हो और धारा का मान आपके ऋणात्मक आता है तो धारा की दिशा जो चित्र में दे रखी है उसकी विपरीत दिशा में होगी धारा। वास्तविकता में धारा की दिशा है उसकी विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो I3 और I2, सॉरी I3 और ये I2 नहीं है, I2 का मान तो -3 है, -3 है। ठीक है, हाँ, तो अगर आप देखेंगे तो I3 और I2 दोनों देखिए माइनस में दे रखी है, ऋणात्मक दे रखी है। मतलब क्या है, इन दोनों की जो धारा की दिशा चित्र में दे रखी है उसका वास्तविकता में उस धारा की दिशा, जो वास्तविक दिशा है उसकी विपरीत दिशा में होगी। धारा की दिशा यहाँ पर क्या होगी, I3 की, जो चित्र की बात करें I3 की दिशा अगर आपको ये दे रखी है ना, तो वास्तव में I3 की दिशा इसकी विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, और I2 की दिशा भी अगर आपको ये दे रखी है तो I2 की विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं इस तरह से कि यहां पर I2 व I3 की दिशा चित्र में दर्शाई गई दिशा के विपरीत होगी। I2 और I3 की दिशा चित्र में जो दिशा दर्शाई गई है उसकी विपरीत दिशा में होगी, क्योंकि इसका मान क्या आ रहा है हमारे पास में, ऋणात्मक मान आ रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।